12 अक्टूबर 1972 का दिन, जिस दिन एक छोटा सा एयरक्राफ्ट साउथ अमेरिका के यूरुग्वे से टेक ऑफ करता है चिली देश की राजधानी सैंटियागो के लिए, जिसके अंदर बैठे हुए थे खट्टे कट्टे रग्बी प्लेयर। टोटल पैसेंजर 45 थे, इसलिए उन प्लेयर्स के कुछ दोस्त और फैमिली मेंबर भी उस एयरक्राफ्ट में बैठे हुए थे। ये उड़ान ज्यादा लंबी नहीं थी। आमतौर पर यूरुग्वे से सैंटियागो तक जाने में 3 घंटे लगा करते थे उस समय, लेकिन उस रास्ते में आती थी विशालकाय एंडीज की पहाड़ियां। मैं यहाँ पर आप लोगों को बताता चलूं कि एंडीज की पहाड़ियां दुनिया की सबसे लंबी पहाड़ियां हैं। ये 12 के 12 महीने बर्फ से ढकी रहती है और हिमालय पर्वत श्रृंखला के बाद यही की पहाड़ियां सबसे ऊंची होती है। और आज की हमारी ये वीडियो, आज की हमारी ये सच्ची घटना पर आधारित कहानी इन्हीं पहाड़ियों के बीच की है। प्लेन टेक ऑफ कर चुका था, वो सैंटियागो की तरफ उड़ान भर चुका था, तभी आसमान में घने बादल छा जाते हैं। पायलट को कोहरा महसूस होता है, तो पायलट के लिए जहाज चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो उन्होंने प्लान बनाया कि क्यों ना बीच रास्ते में कहीं जहाज को नीचे उतारकर विराम किया जाए। दोनों पायलट मिलकर डिसाइड करते हैं और अर्जेंटीना के मेंडोजा शहर में प्लेन को लैंड करा देते हैं। अगले दिन 13 अक्टूबर को लगभग दोपहर 2:18 के आसपास मौसम को जब पायलट साफ देखते हैं तो वो दोबारा उड़ान भरते हैं। मौसम साफ था, इसलिए अगले 1 घंटे का सफर बड़ा सुहाना रहता है। प्लेन बड़ी आसानी से उड़ता रहता है, लेकिन 3:21 के आसपास दोबारा आसमान में कोहरा छाने लगता है और पहाड़ियों के बीच में अचानक बर्फीला तूफान भी आ जाता है, जिसकी वजह से प्लेन को उड़ाना बहुत मुश्किल हो रहा था। वैसे तो प्लेन सैंटियागो से ज्यादा दूर नहीं था, पर इस शहर के बिल्कुल बाजू में बहुत बड़ी बड़ी बर्फीली पहाड़ियां हैं। कोहरे और तेज हवाओं की वजह से जहाज अपना संतुलन खो देता है और जहाज का पिछला हिस्सा पहाड़ी से टकरा जाता है और ये पिछला हिस्सा टूटकर अलग हो जाता है, जिसके साथ साथ 3 पैसेंजर सीट भी अलग हो जाती है और जहाज का अगला हिस्सा कुछ समय के लिए ऊपर जाता है और फिर कुछ समय के बाद नीचे आ जाता है और नीचे आकर धरती से टकराता है। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ था। वो अगला हिस्सा बर्फ में स्लाइड करते हुए लगभग 350 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से लगभग 700 मीटर की दूरी पर जाकर रुक जाता है। बहुत सारे पैसेंजर्स नीचे गिर जाते हैं। जहाज पूरी तरीके से तहस नहस हो जाता है। पायलट्स मारे जाते हैं। जो पैसेंजर सीट्स थी वो फटकर बाहर आ जाती हैं और अब ये जहाज एंडीज की पहाड़ियों के बीच में किसी सुनसान जगह पर पड़ा हुआ था। ये अनजान जगह थी जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। ये जहाज लगभग 3570 मीटर की हाइट पर पड़ा हुआ था। चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी और इतनी कड़ाके की ठंड थी कि रात के समय -30 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे टेम्परेचर चला जाता था। पर हैरानी की बात यह है कि 45 पैसेंजर्स में से 33 पैसेंजर अभी भी जिंदा थे। हालांकि कुछ को गंभीर चोटें लगी थी, फ्रैक्चर्स थे और कुछ बंदे अभी भी ठीक थे, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि वो है कहाँ। दोस्तों, ये प्लेन लगभग अपने रूट से 80 किलोमीटर भटक चुका था। इनके सर्वाइवल की कहानी अभी शुरू हुई है। ना आप लोग इस वक्त जानते हो और ना वो लोग उस वक्त जानते थे कि उनके साथ अब आगे क्या होने वाला है। इतने बड़े हादसे के बाद भी प्लेन में 2 लोग ऐसे थे जिन्हें सबसे कम चोट लगी थी। पहले 19 साल के रॉबर्टो कनेरसा और 20 साल के गुस्तावो जर्बिनो। ये दोनों मेडिकल स्टूडेंट भी थे। तो ये देखते हैं कि कौन जिंदा है और कौन कितना घायल है। जो घायल है उन लोगों की वो मदद करते हैं। वो जहाज के टूटे हुए उस अगले हिस्से में से सीट्स निकालकर उस जहाज में स्पेस करते हैं ताकि उन घायलों को उस जहाज के अंदर लेटाया जा सके। उन सीट्स से वो जो ओपन हिस्सा था उसे कवर करते हैं ताकि ठंड अंदर कम से कम पहुंच सके। कई पैसेंजर्स को तो बहुत सीरियस इंजरी थी, जिनमें से एक 25 साल के फर्नांडो परेडा था। फ्रैक्चर की वजह से वो कोमा में जा चुके थे। दूसरी तरफ इस एयरक्राफ्ट के गुम होने के 1 घंटे बाद ही रेस्क्यू ऑपरेशन, सर्च करने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चालू कर दिया जाता है। 4 हेलीकॉप्टर लगाए जाते हैं ताकि उस एयरक्राफ्ट को सर्च किया जा सके, पर घंटों रात तक मेहनत करने के बाद उन हेलीकॉप्टर्स को कुछ नहीं मिलता। एक्चुअली प्रॉब्लम ये भी थी कि वो एयरक्राफ्ट व्हाइट कलर का था और जहां उस एयरक्राफ्ट ने क्रैश किया था वो पूरी जगह व्हाइट स्नो से ढकी हुई थी। तो वो व्हाइट स्नो के ऊपर व्हाइट एयरक्राफ्ट को ढूंढना बहुत मुश्किल था। 13 अक्टूबर की रात हो जाती है। उस रात को वो सारे पैसेंजर्स बड़े होपफुल थे
कि कैसे भी करके वो आज की ये रात गुजार ली जाए। सुबह होते ही कोई ना कोई तो उन्हें ढूंढ ही लेगा। रात गुजर जाती है, लेकिन रात गुजरते गुजरते 5 लोग और अपना दम तोड़ देते हैं। अब पैसेंजर्स में से 28 पैसेंजर्स जिंदा थे। वो सब मिलकर डेड बॉडीज को बाहर निकालते हैं और उस जहाज को एक शेल्टर के रूप में यूज करते हैं। उसे चारों तरफ से ढक लेते हैं। सीट्स और कवर के द्वारा उसे बंद कर कर उसके अंदर लेटे रहते हैं। वो अपने सूटकेस की मदद से एक क्रॉस बनाते हैं ताकि उस क्रॉस पर किसी की नजर पड़े और उन्हें ढूंढा जा सके, लेकिन उनके ये सब प्रयास विफल होते जा रहे थे। उनकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं, क्योंकि उस दिन एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन हवाई जहाज उनके ऊपर से उड़ान भरते हैं। वो उन हवाई जहाज को देखकर चिल्लाते हैं, शोर मचाते हैं, हाथ हिलाते हैं कि उन्हें कोई तो नोटिस करे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। वो जहाज चले जाते हैं। 15 अक्टूबर 1972। अब उन्हें वहां लेटे लेटे 2 दिन हो चुके थे। वो भूखे थे, प्यासे थे। फीटो स्ट्रेच नाम का एक पैसेंजर्स एक मेटल सीट को काटकर उसके ऊपर बर्फ रखता है और उस बर्फ को उस मेटल सीट के ऊपर एक ऐसी जगह रखता है जहां पर सूरज की किरणें उस बर्फ पर सीधी पड़े, ताकि वो पिघल कर उसके अंदर से पानी निकाला जा सके। वो ऐसे करते करते रम की बोतल्स में पानी को इकट्ठा करता है और पानी को निकालने का तरीका ढूंढ लेता है। पानी की समस्या तो दूर हो चुकी थी, लेकिन सिर्फ एक यही समस्या नहीं थी जो उनके सामने थी। वो ठंड से बचने के लिए सीट्स की गद्दी निकालकर उन्हें यूज करते हैं। उन गद्दियों से वो स्नो शूज भी बनाते हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी समस्या खाने की थी। उन्हें खाना उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। 3 दिन के बाद फर्नांडो प्राडो कोमा से बाहर आ जाते हैं। कोमा से बाहर आने के बाद वो अपनी माँ के बारे में पूछते हैं, जो कि पहले ही मर चुकी थी। बाकी पैसेंजर्स उन्हें उनकी माँ के बारे में बताते हैं। फिर वो अपनी बहन को देखते हैं, जो कि काफ़ी गंभीर स्थिति में थी। और क्राइसिस के अगले 8 दिन तक ऐसा ही चलता रहता है। फर्नांडो अपनी बहन को बचाने के लिए जी जान लगा देते हैं, लेकिन 8 दिन के बाद उसकी बहन भी दम तोड़ देती है। दोस्तों, ऐसे हादसे हमें याद दिलाते हैं कि जिंदगी कितनी अनप्रिडिक्टेबल है। हमें नहीं पता कि कल हमारे साथ क्या होने वाला है, हम कितने जिएंगे, हमारी जिंदगी कितनी लंबी होगी। तो इसीलिए कहते हैं कि जो भी कुछ हमारे पास है उसका खुलकर मजा उठाओ। जो भगवान ने हमें जो जिंदगी दी है, जितनी भी ये जिंदगी दी है, इसे खुलकर जियो। टॉपिक पर वापस आते हैं। 8 दिन बीत चुके थे। अब रेस्क्यू टीम भी हिम्मत हार चुकी थी। उन्होंने सोचा कि 8 दिन तक कोई जिंदा तो बचने वाला है नहीं, तो क्यों ना इस ऑपरेशन को बंद कर दिया जाए। जब गर्मियां शुरू होंगी तो इस बर्फ पर ढकी हुई चादर थोड़ी पिघलेगी। तब अगर ऑपरेशन को दोबारा स्टार्ट किया जाएगा तो शायद उस एयरक्राफ्ट के ढांचे को ढूंढने में आसानी होगी। इसी बीच सीट्स के बीच में पैसेंजर्स को एक रेडियो पड़ा हुआ मिलता है। वो उस रेडियो को स्टार्ट करने की काफ़ी कोशिश करते हैं। तभी उनमें से एक पैसेंजर्स उस रेडियो को स्टार्ट कर देता है, लेकिन सिर्फ 1 वे कम्युनिकेशन ही उससे उपलब्ध हो पाता है। मतलब वो बाहर की चीज़ों को तो सुन सकते थे, लेकिन बाहर कोई मैसेज नहीं भेज सकते थे। 11 दिन के बाद उन्हें पता चलता है कि रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर दिया गया है। ये खबर सुनकर उनका दिल दहल जाता है। वो रोने लगते हैं, क्योंकि उनकी सारी उम्मीदें अब बंद हो चुकी थी। उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। अगर देखा जाए तो उनके पास कुछ चॉकलेट बार थे, कुछ रम की बोतल्स थी, कुछ जैम्स थे और एक बादाम का डब्बा था। वो इस खाने को बहुत थोड़ा थोड़ा करके खा रहे थे। उन्होंने राशनिंग की हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये सामान खत्म हो चुका था। वो इतना कम खा रहे थे कि प्राडो ने तो एक मूंगफली के दाने को 3 दिन तक खाया था। जी हाँ, एक मूंगफली के दाने को 3 दिन तक प्राडो ने खाया था। 3500 मीटर की हाइट पर ना कोई पेड़ पौधे थे और ना कोई जानवर था जिसे मार कर वो खा सके। कुछ पैसेंजर्स ने सीट्स के कवर और लेदर को खाना चाहा, लेकिन उससे वो और बीमार होते चले गए। अब इन सर्वाइवर्स ने भूख से बचने के लिए और जिंदा रहने के लिए कुछ ऐसा किया जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा, आपके होश उड़ जाएंगे। उन सब ने मिलकर डिसाइड किया कि जिंदा रहने के लिए अपने परिवार वालों के मर्त शरीर को, अपने दोस्तों के मर्त शरीर को खाने के अलावा उनके पास और कोई दूसरा चारा नहीं है। ये फैसला लेना उनके लिए बिल्कुल आसान नहीं था, क्योंकि जो लोग मारे गए थे वो उनके दोस्त थे, रिश्तेदार थे और सब लोग एक दूसरे को जानते थे। तो उनकी डेड बॉडीज को खाना किसी के लिए आसान नहीं था। ये करने के लिए सबसे पहले कनेसा ने सजेस्ट किया था, इसलिए शुरुआत भी कनेसा ही करता है। कुछ लोग उसका इसमें साथ नहीं देते, वो ऐसा करने के लिए मना कर देते हैं,
लेकिन 1 और 2 दिन बीतने के बाद जब शरीर भूख के लिए बेचैन हो चुका था, जब आत्मा शरीर छोड़ने के लिए बेबस थी, तो बेबस होकर उन लोगों ने मजबूरी में इंसानों के शरीर के मीट को ही अपना भोजन बना लिया। 29 अक्टूबर, अब 16 दिन बीत चुके थे और आहिस्ता आहिस्ता ये फूड भी खत्म होते जा रहा था और उनके पास कोई दूसरा प्लान ऑफ एक्शन नहीं था। लेकिन अभी भी मुसीबत रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तभी एक बर्फ का तूफान उनकी तरफ दोबारा आता है और उस टूटे हुए जहाज में जहां वो अंदर बैठा करते थे, वहां पूरी तरीके से बर्फ भर जाता है। 8 लोग और मारे जाते हैं और अब बचते हैं सिर्फ 19 लोग। 2 दिन तक ये उसी बर्फ में वहीं फंसे रहते हैं और कैसे कैसे करके बर्फ में एक टनल बनाकर वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। 2 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद ये बाहर तो निकल जाते हैं, लेकिन ये फिर एहसास करते हैं कि अब इन्हें बचाने वाला कोई नहीं आने वाला। अगर इन्हें जिंदा रहना है तो खुद ही एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे और ये डिसाइड करते हैं कि अगर इन्हें मरना ही है तो ये कोशिश करके मरेंगे। कनेरसा और प्रेडो इन सब में मजबूत थे, तो उन्हें कुछ ज्यादा कपड़े और भोजन देकर भेजा जाता है ताकि ये पैदल चलकर मदद ढूंढने की कोशिश कर सके। और ये प्लेन क्रैश के 35 दिन के बाद चलना शुरू कर देते हैं। वो अपना सामान उठाते हैं और पैदल चलना शुरू कर देते हैं। इन्हें उम्मीद थी कि जब वो पैदल चलते रहेंगे और पहाड़ों को क्रॉस करते रहेंगे तो किसी न किसी पहाड़ी के पीछे इन्हें कोई गांव या शहर तो मिल ही जाएगा, जिससे ये मदद मांगकर बाकी लोगों को भी बचा सकेंगे। 11 दिसंबर 1972, प्लेन क्रैश के लगभग 59 डेज बाद बर्फ का एक और तूफान आता है। जरा आप सोच कर देखिए कि कितनी भयंकर आपदा इन लोगों के ऊपर आ पड़ी थी। 3 और लोग मारे जाते हैं। अब सिर्फ 16 पैसेंजर्स जिंदा बचते हैं। प्रेडो और कनेरसा ने जो पैदल चल रहे थे, उन्होंने कपड़ों को जोड़कर एक स्लीपिंग बैग बना रखा था ताकि वो जब इतनी रात के समय उसके अंदर आराम कर सके, -30 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को बियर कर सके। वो रात के समय उस स्लीपिंग बैग में सो जाया करते थे और पूरा दिन वेस्ट की साइड में चला करते थे। वो वेस्ट की साइड चलते चलते पहले पहाड़ के ऊपर चढ़ा करते थे, फिर टॉप पर पहुंचकर आगे नीचे उतरा करते थे। ऐसे करते करते वो पहाड़ों को क्रॉस करते जा रहे थे। अब वो चलते चलते सबसे ऊंची पहाड़ी के पीक पर पहुंच गए। वो पहाड़ी के पीक पर खड़े होकर चारों तरफ देखते हैं तो उन्हें सिर्फ बर्फ से ढकी हुई ऊंची ऊंची पहाड़ियां ही नजर आती हैं। दूर दूर तक सिर्फ पहाड़ी पहाड़, चारों तरफ बर्फ से ढके हुए पहाड़ियां। ये देखकर वो दोनों हिम्मत हार जाते हैं। वो थककर नीचे बैठ जाते हैं। उनका शरीर कमजोर हो चुका था, वो बेहाल हो चुके थे। तभी उनकी साउथ की साइड में दूर नजर पड़ती है तो वो देखते हैं कि 2 ऐसी पहाड़ियां उन्हें नजर आती है जिनके ऊपर बर्फ नहीं है। वो उम्मीद लगाते हैं कि शायद वहां उन्हें कोई मदद के लिए मिल सकता है। उन्होंने सोचा कि हिम्मत हारने से कुछ नहीं होगा, उन्हें और हिम्मत करनी पड़ेगी और वो उस डायरेक्शन की तरफ चलने लगते हैं। और लगातार कई दिनों तक हैकिंग करते हुए वो लगातार चलते हुए फाइनली उस वैली तक पहुंच जाते हैं। और वहां पहुंचने के बाद वो खुश हो जाते हैं। वो थककर बेहाल थे, लेकिन वहां वो देखते हैं कि एक नदी बह रही है। उस नदी को देखकर उनके सांस में सांस आती है। उन्हें राहत की सांस मिलती है क्योंकि नदी की डायरेक्शन के साथ चलते चलते वो किसी गांव या शहर तक अब पहुंच सकते थे। और अगले 9 दिन तक वो उस नदी को ट्रैक करते रहते हैं। वो नदी के साथ साथ चलते रहते हैं और फाइनली 20 दिसंबर 1972 को इंसानों की कुछ प्रेजेंस उन्हें दिखाई देती है। उन्हें खेतों के अंदर गायें दिखाई देती है। वो इतना थक कर बेहाल हो चुके थे कि एक कदम और चलना उनके बस की बात नहीं थी। तभी वो ध्यान से और देखते हैं तो उन्हें नदी की दूसरी साइड 3 घोड़ों पर बैठे हुए 3 आदमी भी उन्हें दिखाई देते हैं। वो उन्हें देखकर खुश हो जाते हैं। वो उन्हें देखकर खड़े होकर चिल्लाते हैं, लेकिन नदी का शोर इतना ज्यादा होता है कि उन दोनों की आवाज उन घोड़ों वाले आदमियों तक नहीं पहुंच पाती। लेकिन किस्मत से प्रेडो और कनेरसा को उनमें से एक इंसान देख लेता है। वो उनकी तरफ इशारा करता है और पूछता है कि तुम कौन हो। लेकिन प्रेडो और कनेरसा इतने कमजोर हो चुके थे कि उनकी आवाज उन तक नहीं पहुंच पाती। तो वो एक आदमी एक पेपर और एक पेन को एक पत्थर से बांधकर उनकी तरफ फेंकता है ताकि वो लिखकर उसको कुछ बता सके। और कनेरसा पेपर पर अपने दिल की सारी बातें लिख देता है। वो लिखता है कि कैसे उनका प्लेन क्रैश हो गया और वो कैसे पिछले 70 दिनों से उस पहाड़ियों के बीच में, बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियों के बीच में फंसे हुए हैं, कितने लोग मारे जा चुके हैं और कैसे कितने लंबे टाइम से वो चलते चलते यहाँ तक पहुंचे हैं। वो कितने कमजोर हो चुके हैं, वो कितने प्यासे हैं, वो कितने भूखे हैं।
ये सब वो पेपर पर लिखने के बाद उस आदमी की तरफ वापस फेंकता है। वो आदमी उस पेपर को पढ़ने के बाद टुमारो बोलकर वहां से चला जाता है। वो आदमी समझ गया था, क्योंकि उसने सुना था कि लगभग 2 महीने पहले कहीं ना कहीं तो उसने सुना था कि कोई ना कोई प्लेन क्रैश तो हुआ है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि लगभग 2 महीने से ये आदमी जिंदा कैसे है। लेकिन वो आदमी अपने घोड़े को शहर की तरफ भगा देता है और लगभग 10 घंटे के बाद वो एक मिलिट्री कमांड में पहुंचता है। जी दोस्तों, 10 घंटे मतलब प्रेडो और कनेरसा अभी भी लोगों की मौजूदगी से इतना दूर उपस्थित थे। मिलिट्री कमांड ये सुनकर सरप्राइज हो जाती है। वो सैंटियागो में कांटेक्ट करते हैं। सैंटियागो हेड कमांड के आदमी फिर कनेरसा और प्रेडो के पास में पहुंचकर उन्हें रेस्क्यू करते हैं। उन्हें एक बस्ती में पहुंचाया जाता है जहां उन्हें खाने को दिया जाता है, जिससे उन्हें काफी राहत की सांस पहुंचती है। बाद में पता चलता है कि पिछले 10 दिनों में वो दोनों 61 किलोमीटर हाइक कर चुके हैं। वो सब बहुत कमजोर हो चुके थे। कनेरसा का वेट 90 केजी हुआ करता था, लेकिन अब सिर्फ 45 बचा था। वो सब लोग अपने वेट के लगभग आधा हो चुके थे। लोगों को हेलीकॉप्टर के द्वारा वापस लाया जाता है। ये न्यूज इंटरनेशनल न्यूज बन जाती है। सब पत्रकार उनके पास इकट्ठा हो जाते हैं। सब लोग जानना चाहते थे कि इन लोगों ने सरवाइव कैसे किया, ये जिंदा कैसे बचे। ये दिल दहलाने वाली कहानी सच में अनबिलीवेबल लगती है, लेकिन ये सच्ची घटना है दोस्तों। फाइनली 22 दिसंबर 1972 को प्लेन क्रैश के लगभग 70 दिन के बाद उन दोनों की मदद से उन्हें रेस्क्यू किया जाता है और उस समय वो सारे के सारे पैसेंजर्स रो रहे होते हैं। 16 लोगों को बचा लिया जाता है। वो सब इतने कमजोर और इतने डरे हुए थे, कुछ को तो अजीब अजीब बीमारियां लग चुकी थी। किसी न किसी की बॉडी में कोई ना कोई इन्फेक्शन जरूर था। सबकी बॉडी की हड्डियां बाहर निकली हुई थी। इन सब की हालत खराब थी। पर दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है, ये कहानी हमें लेसन देती है उम्मीद ना छोड़ने की। अगर आपने ठान लिया कि मुझे कुछ करना है, तो अगर आपके अंदर सब्र है, हिम्मत है, तो क्या कुछ आप नहीं कर सकते। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली कहानी में।